हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग सेफ़ होंगे और आपके घर पे और आसपास चीज़ें बेटर होंगी। एंड इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल देन वी ऑल होप एंड प्रे कि चीज़ें दैट थिंग्स गेट बेटर इन टाइम। ऑलराइट, विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट अस कम डायरेक्टली टू द टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हम बेसिकली इस चैनल के अंदर जीएस की बात करेंगे, जनरल स्टडीज़ को टेकअप करेंगे। जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की विद रेफरेंस टू स्पेसिफिकली यूपीएससी, तो हम देखते हैं कि अगर हम बात करें प्रीलिम्स की या मेंस की, तो मैं वैसे अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा प्री और मेंस के डिटेल्ड सिलेबस के साथ। बट जब हम प्री और मेंस के सिलेबस देखते हैं तो हम देखते हैं कई सारे टॉपिक ऐसे हैं विच आर एक्सक्लूसिव टू प्री एंड विच आर एक्सक्लूसिव टू मेंस, यानी कि जो बस प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक बस मेंस में पूछे जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्री और मेंस के अंदर कॉमन होते हैं, यानी कि वो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के लिए भी पूछे जाते हैं और मेंस के लिए भी पूछे जाते हैं। ऑल्दो उनको याद करने का या पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम प्री के लिए थोड़ा ऑब्जेक्टिवली पढ़ाई करते हैं और मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग के साथ प्रिपरेशन करते हैं, बट उनका जो कंसेप्ट होता है या जो मैटर होता है कंटेंट वो सेम ही रहता है। तो उन टॉपिक्स की अगर हम बात करें जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, तो उनमें सबसे पहले टॉपिक इमर्ज होकर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं जो प्री में भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है, और मेंस की जब हम बात करें तो GS 1 के अंदर भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। तो इस चैनल पे सबसे पहला सब्जेक्ट दैट आई विल टेक अप इज़ मॉडर्न हिस्ट्री इटसेल्फ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम रेफ़र करेंगे बुक दैट इज़ बिपिन चंद्रा। अब बिपिन चंद्रा पढ़ने के लिए अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो अगर आप ओल्ड NCERT देखें, राइट, जो ओल्ड NCERT है जो बिपिन चंद्रा ने खुद लिखी थी 11th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री की, वो बिपिन चंद्रा की NCERT है। या फिर अगर आप देख सकते हैं जो एक कॉमन रेड कलर की बुक आती है ब्लैक स्वैन पब्लिकेशन की, राइट, ओरिएंट ब्लैक स्वैन पब्लिकेशन की बुक आती है जो बिपिन चंद्रा ने लिखी है स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री की। बहुत कॉमन बुक है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास आपको आराम से मिल जाएगी। आप नेट पे जाएंगे या फिर किसी भी स्टेशनरी दुकान पे जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी वो बुक। तो बिपिन चंद्रा हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। तो दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि 1707 के बाद से, यानी कि 1707 वो ईयर था जब औरंगज़ेब की डेथ हुई थी, उसके बाद से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना कंसिडर करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं, हम 1757 को, यानी कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, उसको एक डिमार्केटिंग पॉइंट मानते हैं कि इससे पहले हम जो है मीडिवल हिस्ट्री मानेंगे और इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ बोलते हैं कि नहीं, 1764 की जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसके बाद से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि कोई भी हमारे पास कंक्लूडिंगली एक फाइनल फिक्स डेट नहीं आती कि इससे पहले हमारा मीडिवल हिस्ट्री और इसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। ये बस ऑब्जेक्टिवली हम बात कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली अगर हम देखें तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर हम धीरे धीरे मीडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। कोई स्पेसिफिक डेट ऐसा नहीं है कि हाँ इससे पहले जो था इस कल के दिन मीडिवल हिस्ट्री था और आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टाइम के अंदर जो धीरे धीरे डेवलप होता है ग्रेजुअली। तो बेसिकली हम अगर इस बुक के हिसाब से बात करें, बिपिन चंद्रा के हिसाब से, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ होती है और धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से स्टार्ट करते करते फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1947 तक, ये हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे औरंगज़ेब का एम्पायर जब ख़त्म होता है तो उस मुगल एम्पायर की जो फाउंडेशंस होती हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ से डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से लेके फिर हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे, फिर हम 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे, एंड फाइनली हम 1947 के फ्रीडम स्ट्रगल तक, नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल तक हम अपना टॉपिक एंड करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद का जो टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो हम किसी और प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं इस बुक के रेफरेंस में, तो क्या क्या हमारे पास कंटेंट्स हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें। तो जब हम इसके कंटेंट्स पेज देखते हैं या इंडेक्स देखते हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो हमको देखने को मिलता है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम 1707 के रेफरेंस में लेके चलेंगे कि धीरे धीरे 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से, यानी कि 1700 से ही हमारा मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और वही हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। विल बेसिकली डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि क्यों मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। मुगल एम्पायर सबसे पावरफुल एम्पायर था मीडिवल हिस्ट्री के अंदर, और इतना बड़ा एम्पायर अगर डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके कई सारे मल्टी फैक्टर्स होंगे, एक रीज़न तो होगा नहीं। उन सब रीजंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड विल सी
सी हाउ मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, जिसकी वजह से फाइनली इंडियन सोसाइटी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज फाइनली सबजुगेटेड बाय यूरोपियन पावर्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जैसे ही हम ख़त्म करते हैं, वी कम टू द सेकेंड चैप्टर दैट इज़ इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। अब जब हमको ये वाली बात पता चल गई कि मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया, तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया देश के अंदर। जब एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो उसकी जगह कोई ना कोई तो लेगा ही। तो धीरे धीरे कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो अपने आप को इमर्ज करना स्टार्ट करती हैं, वो धीरे धीरे पावरफुल होना स्टार्ट करती हैं और वो मुग़ल एम्पायर की जगह लेने की कोशिश करती हैं। ऑल्दो ऑल ऑफ देम आर अनसक्सेसफुल, बट फिर भी वो धीरे धीरे अपनी पावर कंसोलिडेट करती हैं और उन स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे बंगाल के बारे में, अवध के बारे में, राइट, हैदराबाद के बारे में, देन विल टॉक अबाउट मैसूर और कुछ और इंडिपेंडेंट स्टेट्स की भी हम बात करेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एरियाज़ अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास क्या इस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन थी। फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मराठा पावर के बारे में, मराठास किस तरह से जो है सबसे पहले अपनी पावर राइज करते हैं, एक पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे फॉल भी कर जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, राइट। इस टाइम के अंदर यानी कि जब मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन कर रहा था या ऑलमोस्ट कर चुका था और छोटे छोटे इंडियन स्टेट्स एमर्ज कर रहे थे, तो लोगों की कॉमन लोगों की लाइफ क्या थी वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फिर हम थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि यूरोप इंडिया से पहले ट्रेड नहीं कर रहा था, इससे पहले भी, यानी कि ये जो हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1700s की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी 1498 के अंदर हमको पता है वास्को ड गामा इंडिया के अंदर आ गया था, तो वहाँ से इंडियन ट्रेड शुरू हो गया था। बट यूरोपियन पेनिट्रेशन जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था, यानी कि उन्होंने पॉलिटिकल पावर या टेरिटोरियल पावर अपनाना कब शुरू किया था, 1700s के बाद ही बेसिकली स्टार्ट किया था, तो वो हम देखेंगे। एक नया फेज स्टार्ट होता है, अ न्यू फेज इमर्जेस इन यूरोपियन ट्रेड, इन यूरोप्स ईस्टर्न ट्रेड। ठीक है, यूरोप का इंडिया के साथ जो ट्रेड था उसमें एक नया फेज स्टार्ट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे किस तरह से कई सारी पावर, चाहे वो ब्रिटिश पावर हो, डच पावर हो, फ्रेंच पावर हो या पोर्चुगीज़ हो, ये सब आपस में लड़ाई करते हैं फॉर इंडियन टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल पावर। इनके बीच में किस तरह से लड़ाई होती है एंड फाइनली ब्रिटिश पावर जो होती है वो इन तीनों पावर को हरा के एमर्ज करती है एज द रूलर ऑफ इंडिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो लड़ाई होती है साउथ इंडिया के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल के बारे में, यानी कि ब्रिटिश जो होती है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो बंगाल के ऊपर किस तरह से कब्जा करती है। उस टाइम पे बंगाल जो था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे रिच और सबसे पावरफुल प्रोविंस था, तो ब्रिटिश ने ये वाली बात समझ ली और उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम बंगाल को ही ऑक्यूपाई करेंगे। इसमें हम दो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किए, 1757 के बारे में और 1764 के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेसिकली कुछ ब्रिटिश वॉइसरॉयज़ के बारे में या गवर्नर जनरल्स के बारे में, हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, हम बात करेंगे कॉर्नवालिस के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश एक्सपेंशन किस तरह से हुआ। उन्होंने एक बार बंगाल तो ऑक्यूपाई कर लिया, बट उनको धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड भी करना है। अब ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड करने के लिए दो बेसिकली जो गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने काम किया था, और वो कौन कौन से, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की हम बात करेंगे ये अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बट एक बार एक्सपेंशन हो गया, एक्सपैंड होने के बाद उनको कंसोलिडेट भी करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक बार खाना खा लेते हो तो खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा, आप लगातार खाना ही नहीं खा सकते। सिमिलरली वो बार बार एक्सपैंड ही नहीं कर सकते थे अपने एम्पायर को। एक बार उन्होंने इतना एरिया एक्सपैंड कर लिया, अब उस पावर पे अपनी होल्ड को मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना भी उनके हाथ में ही था, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो एक बार एक्सपैंड कर लिया वेलेस्ली और हेस्टिंग्स ने, उसके बाद जो कंसोलिडेट करते हैं किस तरह से, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट, इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर 4, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाती थी, उनके ऑफिशियल्स किस तरह से काम करते थे, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, राइट, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, वो किस तरह से काम करते थे, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी। उनका मेन रीज़न था एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया
एंड एनरिचमेंट ऑफ ब्रिटेन एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, कि किस तरह से हम इंडिया को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ब्रिटेन को। वो हम डिस्कस करेंगे, उनकी क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी बेसिकली 1757 से लेके 1857 के बीच में जो कंपनी रूल था। और 1857 के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। और उसके बाद से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और क्राउन रूल हो जाता है, यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया होती है वो डायरेक्टली अपने अंडर ले लेती है सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का। वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से था, किस तरह से जो सिविल सर्विसेज थी, जो ब्यूरोक्रेट्स थे या जो ऑफिशियल्स थे वो किस तरह से काम करते थे, उनका सिलेक्शन किस तरह से होता था, उनके एग्जामिनेशन होते थे या उनको नॉमिनेट किया जाता था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हम पुलिस के बारे में बात करेंगे कि पुलिस किस तरह से काम कर रही थी, क्या वो लोगों के लिए अच्छे से काम कर रही थी या वर दे हॉस्टाइल टू द पीपल, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की, कोर्ट्स किस तरह से काम कर रहे थे, निज़ामत का या सिविल कोर्ट या फिर क्रिमिनल कोर्ट्स या उनके कोड्स या लॉज किस तरह से काम कर रहे थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। फिर हम बात करने वाले हैं सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी की भी, यानी कि एजुकेशन किस तरह से था यहाँ पे, राइट। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश करी कि हम एजुकेशन को फैलाएं इंडिया के अंदर, और क्या क्या पॉलिसीज़ उन्हें अपनाई, सोशल और कल्चरल पॉलिसीज़, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं जो है चैप्टर 6, दैट इज सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सेम चैप्टर ही आपको बाद में भी देखने को मिलेगा बट अलग टाइम पीरियड के लिए। ये हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, राइट। 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ मतलब 1800 से लेकर लगभग 1850s तक। इस टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से सोशल और कल्चरल अवेकनिंग होती है इंडिया के अंदर, वो हम बात करेंगे। सोशल रिफॉर्म की हम बात करेंगे, सती सिस्टम की बात करेंगे, विडो रिमैरिज की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम एक इंसान की बात करेंगे जो थे राजा राम मोहन रॉय, एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर, हु वाज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, जिन्होंने विडो रिमैरिज के ऊपर बहुत काम किया, राइट। फिर हम बात करेंगे रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया के अंदर किस तरह से जो कास्ट सिस्टम या कास्ट हायरार्की थी, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, उसके अगेंस्ट किस तरह से लोगों ने रिवोल्ट किया, और सोसाइटी और कल्चर और रिलीजन को रिफॉर्म करने की या चेंज करने की जो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी या डेकेडेंट हो गया था, बहुत स्टैग्नेशन आ गया था, उसको हटाने के लिए लोगों ने, इंडियंस ने या फिर यूरोपियंस ने क्या क्या काम किए, क्या क्या कल्चरल अवेकनिंग करी है, क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई 19th सेंचुरी के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर फाइनली हमारे पास 7th चैप्टर आ जाता है जो है रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारा 7th चैप्टर है। टोटल इस बुक के अंदर हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। 14 में 7 चैप्टर्स खत्म होने के बाद हमारी आधी बुक खत्म हो जाएगी, और ये आधी बुक बस चैप्टर्स के रेफरेंस में भी नहीं, हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी हम बात करेंगे वो हम क्राउन रूल की बात करेंगे कि डायरेक्टली जो है ब्रिटेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हमारे देश को चला रही थी। इससे पहले बस एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना सारा रूल चला रही थी 1857 से पहले, बट 1858 के बाद से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सारा क्राउन ने अपने डायरेक्टली हाथ में ले लिया। तो 1857 के रिवोल्ट की हम बात करते हैं, हम उसमें बात करेंगे कार्ट्रेजिस का जो इंसिडेंट हुआ था, मंगल पांडे के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे द जनरल कॉजेस, राइट, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। जो जनरल कॉजेस थे, एक तो इमीडिएट कॉजेज होते हैं, कोई भी इवेंट अगर होता है हिस्ट्री के अंदर तो उसके बेसिकली 2 कॉजेज होते हैं। एक तो जो जनरली सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे देश के अंदर, राइट, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, फेमाइंस हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, कल्चरली सोशली हम बहुत ज़्यादा डेकेडेंट हैं, पीछे हो गए हैं, ठीक है, ये जनरल कॉजेज़ हैं। इमीडिएट कॉज की भी हम बात करेंगे। इमीडिएट कॉज के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उन्होंने पिग और काउ फैट जो था, राइट, पिग और काउ फैट जो था वो उन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो नई एनफील्ड्स यानी कि जो बुलेट्स और राइफल्स आई थी कंपनी के अंदर, उनके अंदर वो पिग और काउ का जो मांस इस्तेमाल कर रहे थे उसको ग्रीस को बनाने के लिए, वो हम बात करेंगे कि वो इंसिडेंट किस वजह से, उसकी वजह से फाइनली सेपॉइज ने, राइट, म्यूटिनी कर दी 1857 के अंदर, और मेरठ से स्टार्ट होने वाला रिवोल्ट धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया। वो हम 7th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर 8, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद तो काम कर नहीं सकती अच्छे से, हमको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा। जब ये शिफ्ट होता है कंपनी रूल से क्राउन रूल के अंदर, तो
जब ये कंपनी काम चला रही थी तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से काम कर रही थी। अब जब क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वो खुद चलाएगा काम, तो वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करेगा जो ब्रिटेन में थे वो इंडिया के अंदर भी लाने की कोशिश करेगा। तो वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जनरल कॉजेज़ थे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर, पुलिस के अंदर, जुडिशरी के अंदर क्या क्या नए नए चेंजेस लाए। जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 4th और 5th चैप्टर के अंदर। अब हम नए चेंजेस की बात करेंगे। पब्लिक सर्विस में जो रिलेशंस था प्रिंसली स्टेट्स के साथ साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर हम फॉरेन पॉलिसी की भी बात करेंगे, किस तरह से हम बर्मा के साथ या अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशंस थे, क्या क्या हमने लड़ाइयाँ लड़ी उनके साथ, नेपाल के साथ, और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमको ये वाली बात पता है कि जो ब्रिटिश रूल था उसने इंडिया को कम्प्लीटली रूइन करके रख दिया। उसने कितना हमको इकोनॉमिकली डिग्रेड किया, वो हम अच्छे से और स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। किस तरह से जो विलेज इकोनॉमी थी यानी कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको डिसरप्ट करके रख दिया। फिर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से ख़राब कर दिया उन्होंने, राइट। इस चैप्टर के अंदर हम और डिस्कस करेंगे रूइन ऑफ ओल्ड ज़मींदार्स एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। किस तरह से जो पुराने ज़मींदार थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह नए लैंडलॉर्ड्स को या मनी लेंडर्स को उनकी जगह दे दी गई, राइट। फिर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर था उसके अंदर स्टैग्नेशन आ गया, राइट, वो रुक गया एक तरह से, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। फिर इन सब का रिजल्ट क्या था कि इतनी ज़्यादा फेमाइंस होनी शुरू हो गई या पॉवर्टी शुरू हो गई देश के अंदर कि कम्प्लीटली आधे से ज़्यादा देश जो है बिलो पॉवर्टी लाइन आ गया। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस हम डिस्कस करेंगे 9th चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं फाइनली अपने लास्ट चैप्टर्स पे जो है नेशनल मूवमेंट, बेसिकली जो फ्रीडम स्ट्रगल के चैप्टर्स हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है चैप्टर 10, दैट इज़ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम द टाइम पीरियड 1858 टू 1905। अब हुआ क्या कि इंडियंस को ये वाली बात रियलाइज़ होनी धीरे धीरे शुरू हो गई कि ब्रिटिश जो है या ब्रिटिश रूल जो है एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, धीरे धीरे जहर का काम कर रहा है हमारे देश के लिए, राइट। कंप्लीटली उन्होंने हमारी इकोनॉमी उजाड़ के रख दी, इकोनॉमिक इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हुए, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा हटा दिया, सारे के सारे लोगों को जो इकोनॉमिकली सोशली कल्चरली डिग्रेड करके रख दिया। ये वाली बात इंडियंस को समझ आने लगी और उन्होंने धीरे धीरे वो आपस में यूनाइट करने लगे फॉर द नेशनल मूवमेंट। ये हम डिस्कस करेंगे 1858 से लेकर 1905 के अंदर। हम बात करेंगे प्रीडिसेसर्स ऑफ कांग्रेस के बारे में, यानी कि 1885 में जब कांग्रेस आती है उससे पहले भी कई सारी एसोसिएशंस थी, ऑल इंडिया एसोसिएशंस थी, कैलकाटा की एसोसिएशंस, लंदन में अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी। उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर फाइनली हम देखेंगे 1885 के अंदर A.O. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करते हैं, राइट। बॉम्बे का सेशन होता है और धीरे धीरे 1805 से लेकर 1905 तक जो मॉडरेट पीरियड होता है इस टाइम पे वो हम डिस्कस करेंगे। फाइनली हम इस पॉइंट पे ख़त्म करेंगे कि कर्जन इंडिया के अंदर आ जाता है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और फिर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया आफ्टर 1858। अब मैंने आपको एक चैप्टर पहले पढ़ाया था या पहले बताया था, जो चैप्टर था दैट इज़ ये वाला चैप्टर, चैप्टर 6, सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो चैप्टर था पार्ट 1 था और इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये वाला टॉपिक है कि हम किस तरह से सोशल और कल्चरल और रिलीजियस रिफॉर्म जो था जो 1858 से पहले हुआ था वो हमने उस चैप्टर में डिस्कस कर लिया। वही सोशल रिफॉर्म यानी कि सोसाइटी के अंदर, रिलीजन के अंदर या जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हो रही थी 1858 के बाद, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे हम अलग अलग रिफॉर्मर्स की बात करेंगे, जैसे स्वामी दयानंद की बात करेंगे, आर्य समाज की बात करेंगे, राइट। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे, राइट। और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, एनी बेसेंट ने किस तरह से काम किया यहाँ पे। फिर हम मुस्लिम रिफॉर्म के बारे में भी बात करेंगे, सैयद अहमद खां की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनके बारे में, मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करेंगे, राइट। किस तरह से अलीगढ़ स्कूल शुरू हुआ जो आज के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सिख्स के अंदर, पारसीज के अंदर किस तरह से रिलीजियस रिफॉर्म्स है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1905 टू 1918। बेसिकली ये वो टाइम है जब मॉडरेट्स का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। मॉडरेट्स या लोगों को ये वाली बात समझ आ गई कि जो मॉडरेट्स के तरीके हैं पेटिशंस के, प्रेयर के, या फिर जो और उनको ब्रिटिश रूल को बार बार डिमांड्स अपनी दे रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे।
तो एक्सट्रीमिज़म की शुरुआत हम यहाँ से देखने को मिलेगा, रेडिकलिज्म हम यहाँ से देखने को मिलेगा कि 1905 के अंदर जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो उसके अगेंस्ट स्वदेशी स्टार्ट होता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट होता है, राइट। एक्सट्रीमिज़म शुरू हो जाता है देश के अंदर, और धीरे धीरे हम बात करेंगे 1914 के अंदर, फिर हम देखेंगे होम रूल लीग शुरू करते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। उससे पहले हम देखेंगे 1906 और 7 के अंदर हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म होती है, फिर सूरत स्प्लिट भी होता है 1907 के अंदर, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 1915 के अंदर वो इंसान आता है इंडिया के अंदर जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमको इंडिपेंडेंस मिलती है, महात्मा गांधी, राइट। 1915 के अंदर वो आते हैं। फिर 17 के अंदर, 18 और 19 के अंदर वो कुछ छोटे छोटे स्ट्रगल्स करते हैं, जैसे अहमदाबाद के अंदर मिल स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं, चंपारण में मूवमेंट करते हैं, खेड़ा मूवमेंट करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है स्ट्रगल फॉर स्वराज 1919 से लेकर 1927 तक। तो 1919 के अंदर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, राइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, राइट। उसके बाद हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे किस तरह से खिलाफत एजिटेशन होता है, फिर साइमन कमीशन होता है, फिर हम देखेंगे भगत सिंह जो है बम फोड़ देते हैं असेंबली के अंदर, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की डेथ, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम इस चैप्टर के अंदर जो रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह की बात करेंगे, जलियांवाला बाग मैसेकर को भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। फाइनली हम अपने लास्ट चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, दैट इज स्ट्रगल फॉर स्वराज 1927 से लेके 1947 तक। यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह से साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी गई, राइट। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स चलता है इस टाइम पे, वो हम डिस्कस करेंगे। पेजेंट्स और वर्कर्स का जो मूवमेंट होता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे इस टाइम पे वर्ल्ड अफेयर्स भी हो रहे होते हैं कई सारे। 1945 के अंदर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो जाता है, राइट। वो धीरे धीरे हम सब डिस्कस करना, मतलब ख़त्म हो जाता है 1945 के अंदर, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कम्युनलिज्म के एक्सपेंशन के बारे में हम बात करेंगे। फाइनली हमको 1947 में स्वराज या इंडिपेंडेंस मिल जाता है, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम देखेंगे पोस्ट वॉर स्ट्रगल, यानी कि कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको मिलती हैं इंडिपेंडेंस होने के बाद भी। इसके साथ हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो सारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। फाइनली हम पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इसके बाद कंप्लीट करेंगे वो हम नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर कंसिडर करेंगे। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया, एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये 14 चैप्टर्स मैंने आपको एक ओवरव्यू की तरह बता दिए, और हम नेक्स्ट वीडियो से फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट कर देंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो देन डू लाइक द वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय।